आज से हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान की एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान की इस क्लास में हम रोजाना 25 या 30 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके किसी न किसी सामान्य ज्ञान से संबंधित परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे कि आपका सुपर टेट, आपका कोई भी हायर का एग्जाम, या आपका जो किसी भी ग्रुप की जो वैकेंसी होती है, डी ग्रुप, ए ग्रुप, सी ग्रुप, यानी जहां भी ये सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन परीक्षाओं से हमने ये प्रश्न उठाए हैं। आज इसी क्रम में हम जो अपनी पहली क्लास में लाए हैं प्रश्न जो हमारे होने वाले हैं वो होंगे आपके भारतीय संविधान पर आधारित। और भारतीय संविधान के पर भी जो है हम लगभग 3 या 4 क्लासों में इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। आज जो हम संविधान में सबसे शुरू में आपकी प्रस्तावना यानी उद्देश्य का जो है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को आप यहाँ पर देखिएगा कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। आप वीडियो को बीच में पुश कीजिए, उसका आंसर लगाइए, आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इन्हें करने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर कमी कर रहे हैं और कहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है, और आपने जो पढ़ा है वो दोबारा से आपका रिकॉल हो जाएगा। तो आज की प्रैक्टिस क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि ये है क्या आज उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका जो संविधान में सबसे शुरू में हमने जो प्रस्तावना के रूप में जानते हैं, जिसे ये ली थी हमने अमेरिका से, अमेरिका के माध्यम से हमने इसे अपने संविधान में इसे ग्रहण करा था। और इसके अलावा जो है हमने जो है इसकी भाषा शैली जो है वो है इसकी ऑस्ट्रेलिया की। जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भाषा शैली को इसकी। और जो सबसे शुरू में इसका प्रस्ताव लाए थे वो लाए थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य का यहाँ पर लिखी हुई है, इस उद्देश्य का से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे आप पुश कर इसे पढ़िए और याद कीजिए। इसके बाद जो यहाँ से मुख्य बिंदुओं पर हम देखते हैं और उस पर जो है फिर उसके बाद हम जो है प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो उद्देश्य का पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव लाया गया था, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देश्य का मान लिया गया था। और सबसे जो मुख्य पॉइंट है ये आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में किया गया था। तो उद्देशिका में हमने समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा था। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा जो है उद्देशिका में स्पष्ट होता है, यहाँ पर इन्होंने 3 प्रकार के न्यायों को माना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा करती है उद्देशिका। इसके अलावा जो उद्देशिका हमारी जो बताती है कि संविधान के विविध निर्वाचन में सहायक है। और सर अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उन्होंने उद्देशिका को बताया है कि यह सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के मुंशी कहते हैं उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली किसने कहा है उद्देशिका को? के एम मुंशी ने। और बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन बाद में जो है उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यानी कि एक विवाद हुआ था आपका जो कि बेरुबारी विवाद के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1960 में हुआ था। वहां पर जो है उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन उसके बाद जो है आपका जो केशवानंद भारती बनाम केरल जो 1973 बाद था, इसमें स्वीकार किया गया है कि जो है कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग है। तो इस पर जो है ये मुख्य पॉइंट है, इन पर आप नजर डाल सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इस पर आधारित आज क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विचार और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ये तारीख बतानी है आपको, अतएव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्म अर्पित करते हैं। यानी कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, तो इसका जो तारीख बतानी है कि इसे कब अंगीकृत किया गया, यानी इसे जो है कब उद्देशिका को शामिल किया गया संविधान में, तो वो है आपकी तारीख 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका लोकतांत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य। तो यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान की सही वस्तु स्थिति क्या थी, इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हम आपने एक यहाँ पर पढ़ा था कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। एक संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत जो हुआ था आपका 1976 में। तो इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि हमने जो है अपनी उद्देशिका में 3 शब्दों को और जोड़ा था। एक था आपका समाजवाद, यानी समाजवादी शब्द को जोड़ा, फिर जोड़ा आपका पंथ निरपेक्ष, इसके बाद आपका आता है अखंडता। यानी इन 3 शब्दों को जो है उद्देशिका में जोड़ा गया है। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन में 1976 को जोड़ा गया और इसे जो है लागू किया गया था आपका 3/1/1997 को, 1977 को। ठीक है, तो ये 3 जो शब्द जोड़े थे वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए। तो अब हमें पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को सही वस्तु स्थिति क्या थी, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तो जो है हमारा 1976 के बाद जुड़ा है। तो यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्ष आ रहा है आपका, यानी पंथ निरपेक्ष से संबंधित चीज है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा आपका। यहाँ भी आपका समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो सही स्थिति थी इसकी सी ऑप्शन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य। ये उस समय हमारी उद्देशिका में ये शब्द थे। इसके बाद जो है हमने 42 संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को बाद में हमने इसमें जोड़ा था। के बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, इसके अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से प्रतिबिंबित होता है। अब किसी भी चीज, कोई भी आपकी चैप्टर है या आपका कोई भी आप जब देखते हैं तो वहां पर जो प्रस्तावना होता है, वहां पर जो उद्देशिका होती है, तो उसके आधार पर जो है उस चीज का, उस जो चीज आगे कॉन्सेप्ट है उसका हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या है। तो इसी तरीके से भारत के संविधान का जो है, और भारत के संविधान को जो बनाने वाले जो उसके निर्माता थे, तो उनकी जो सोच थी, उनका जो मत था, तो उसका जो पता लगता है उद्देशिका से। यानी जो संविधान में उद्देशिका है तो उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि संविधान हमारा क्या कहना चाहता है, संविधान में हम क्या करना चाहते हैं। के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से करता है? भारत, इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। तो यहाँ पर हम स्पष्ट कर देंगे कि संविधान में भारत और इंडिया शब्द को ही जो है मान्यता दी गई है अनुच्छेद 1A में। तो ये अनुच्छेद 1 में हमने पढ़ा है कि भारत और इंडिया जो है संविधान में हमारे राष्ट्र के नाम को उल्लेखित करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का क्रम बताना है हमें। मतलब यहाँ पर ऑप्शन में देखना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्याय हमारे जो है, न्याय जो 3 प्रकार के हमारे संविधान बताता है। नंबर 1 है आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, के बाद आपका आता है राजनीतिक न्याय। उसके बाद आपका आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर हम बता दें, स्वतंत्रता 5 प्रकार की मानी है संविधान में। आपका सबसे पहले है विचार,
अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बाद आपका विश्वास, उसके बाद आपकी आता है धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। उसके बाद आपका आती है समानता। समानता में जो है 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख मिलता है, प्रतिष्ठा और उसके बाद आपका आता है अवसर। तो ये 2 प्रकार की समानता है। और भ्रातृत्व के बारे में जो यहाँ पर है एक प्रकार का माना गया वो है भाईचारा, भाईचारा। तो इस प्रकार से इनका सही क्रम होगा 3 5 2 1। तो 3 5 2 1 हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। क्रम देखना है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में दिए गए हैं शब्द, तो उनका सही क्रम बताना है। तो सबसे सही क्रम है इसमें आपको देखना है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पर इसका सही क्रम है। सबसे पहला आपका सार्वभौमिक सत्ता संपन्न शब्द आता है, उसके बाद समाजवादी शब्द है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष जिसे हम पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, उसके बाद हमारा आता है लोकतांत्रात्मक और सबसे लास्ट में गणतंत्री। तो यहाँ पर जो है इसका सही क्रम ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया है। एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। प्रजातांत्रिक का मतलब यहाँ पर लोकतंत्र से भी यहाँ पर जो उल्लेख किया गया है लोकतांत्रिक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, इनका हमें जो है सही क्रम लगाना है उद्देशिका के अनुसार। जो उद्देशिका में हमारा दिया है, आपने उद्देशिका सही से पढ़ी होगी तो आप वहां से इसका सही क्रम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है सार्वभौमिक, नंबर 1 पे सार्वभौमिक, उसके बाद आएगा आपका समाजवाद, उसके बाद आपका आएगा धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद में आएगा आपका लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो यहाँ पर आपका सार्वभौमिक यानी सी, उसके बाद आपका है ए समाजवाद, उसके बाद आपका आएगा डी धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा बी प्रजातांत्रिक। सी ए डी बी आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि 42वें संशोधन के तहत जो है हमने 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जिसे धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, अखंडता। तो ये 3 शब्दों को हमने जो है जोड़ा था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। के बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के मध्य भारत में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो क्या क्या जोड़ा था हमने, जैसे कि आप जानते हैं पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और जो है अखंडता। तो यहाँ पर संप्रभुता का पहले से ही था, व्यक्ति की गरिमा नहीं जोड़ी गई। यहाँ पर जो है ये समाजवाद पंथ निरपेक्ष वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया। 42 संशोधन के तहत 1976 में। के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की यहाँ पर जो चर्चा होती है वो किस चीज में होती है, आपके मौलिक अधिकार में होती है, संविधान की प्रस्तावना होती है, 9वीं अनुसूची में होती है, राज्य की नीति निर्देश तत्वों में होती है। तो इसकी चर्चा होती है संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में। के बाद आपका आता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। यानी कि
अब यहाँ पर 1975 की बात की गई तो एक ही संशोधन हुआ है आपका प्रस्तावना में 42वां संशोधन, और 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, और जिसमें जोड़ा गया था आपका समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर 1976 से पहले ये तीन शब्द नहीं थे, तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं था, तो इन तीनों में से जो भी चीज आएगी वो सम्मिलित नहीं था, तो समाजवाद, अखंडता, यहाँ पर जो है अखंडता जो है 1976 के बाद जोड़ी गई है, यानी कि 1976 के बाद 42 संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो ये जो थी इसमें 1975 में शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंततोगत व उद्देशिका बना, यानी कि जो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है उद्देश्य प्रस्तावना, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्तावना लाए थे उसी को जो हमने उद्देशिका बाद में बना लिया था संविधान की। तो ये तो बात सही है बिल्कुल, यहाँ पर तो पहला कथन आपका सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि जस्टिफिएबल नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि इसने बेरोजगारी जो विवाद था उसमें, और जो केशवानंद बैनाम केरल जो यहाँ पर वाद हुआ था, तो उसके तहत जो है वहां पर इसकी सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि यहाँ पर जो है प्रस्तावना की जो है भूमिका स्पष्ट नहीं पाई थी, तो यहाँ पर जो है प्रकृति और इसकी जो है न्याय योग्य नहीं पाई गई थी, तो इसलिए ये बात भी इसकी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात इसमें गलत है, क्योंकि संशोधन इसका किया जा सकता है, जब जैसे कि हमने देखा 42वां संशोधन जो 1976 में किया गया, जिसमें तीन शब्द जोड़े गए आपके समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद जो है आपका आता है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये बात सही है। कभी भी संविधान में हम किसी भी संशोधन के द्वारा उसका जो विशिष्ट प्रावधान है, उसका जो मूल ढांचा है, हम कभी भी कोई भी चीज उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते। हम उसमें सुधार कर सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो विशिष्ट प्रावधान है या मूल चीजें हैं वो हम नहीं बदल सकते, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर तीन चीजें सही है, पहला, दूसरा, चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 15 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के अमुख्य का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, उसके बाद विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों ही जो हैं के लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी इसका ऑप्शन होगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, यानी कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता दर्शाती है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किस चीज से आरंभ होती है, इस चीज इसको स्पष्ट करने के लिए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतांत्रिक शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि हम भारत के लोग, इससे जो है सार्वभौमिकता, यानी सबको समान, सबको साथ लेकर चलना है और सभी को समान अधिकार मिले हुए, यानी सार्वभौमिकता शब्द की जो लोग जो स्पष्ट होता है वो होता है हम भारत के लोग शब्द से, जो कि उद्देशिका यहाँ से शुरू होती है हमारी। हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक शब्द सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया है कि हम भारत के लोग, तो यहीं से जो है प्रस्तावना शुरू होती है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का, समष्टितावादी का, समाजवाद का, अंतःक्रियावाद का। तो ये इससे स्पष्ट होता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को उनके मानवाधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के मिलने चाहिए, सभी को सब चीज का अधिकार है, बोलने का, अपना धर्म अपनाने का। मतलब कि सार्वभौमिकता का यहाँ पर स्पष्ट अर्थ निकल कर आता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः हैं और समान है, सभी का समान अधिकार है, सभी जो संसाधन है उन सब स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर सार्वभौमिकता से जो है ये चीज को दर्शाती है।
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत किसी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। भारत सभी धर्मों का समान आदर करेगा, सभी धर्मों के लोगों को उनको धर्म मानने की अनुमति होगी, उन सभी को जो है समान अधिकार होंगे, वो अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मान सकते हैं। इसलिए भारत किसी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलता, इसलिए भारत किसी धर्म को नहीं मानता, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों के लोगों को सम्मान पूरे अधिकार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प देखेंगे, भारत में अनेक धर्म है, तो ये कोई बात गलत हुई। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो ये इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को स्पष्ट नहीं करता। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है, ये भी इस चीज को स्पष्ट नहीं करता। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं होता, तो ये चीज स्पष्ट करती है। संविधान हमारा कहता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य से मतलब होता है देश, राष्ट्र, यानी हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं। यहाँ पर सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाएगा, ये हमारा संविधान कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य का नहीं है? तो समाजवादी उद्देश्य का है, पंथ निरपेक्ष उद्देश्य का है, प्रभुत्व संपन्न उद्देश्य का है, लोक कल्याण जो है उद्देश्य का नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन है? यानी वर्णन नहीं है। यहाँ पर देखना हमें कि कौन सी स्वतंत्रता ऐसी है जो जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन जो है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता जो है हमें नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता का जो है प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। इसके अलावा जो है हमारा आता है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था, तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 1976 के बाद ये जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो उससे पहले जो है 1950 में ये शब्द नहीं थे, तो ये इसके अंग नहीं थे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। उक्त ये सभी ऑप्शन नीचे वाले गलत हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशकता, तो उद्देश्य का संविधान के उपचारों का अधिकार। संविधान के उपचारों का अधिकार जो है इसे कहा है संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर ने बताया है। यहाँ अगर आपसे स्पष्ट नाम देकर पूछा है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो संविधान के उपचारों को क्या, लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं उन्होंने उद्देशिका को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर उद्देशिका। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभुत्व, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो जन्म कुंडली कहा है आपको K.M. मुंशी ने। के बाद जो आता है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो पवित्र दस्तावेज किसने कहा है इसमें? B.R. अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो किसने कहा है पवित्र दस्तावेज? B.R. अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। अब आता है आपका किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वो क्या था आपका बेरुवारी वाद में। बेरुवारी वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर 1960 के में जो है एक विवाद हुआ जिसे बेरुवारी विवाद कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर जो है उसकी सुनवाई के तहत सबसे पहले ये घोषित किया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद जो है 1973 में जो है फिर एक बाद आया, वो आया आपका केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य। इस बाद में जो है संविधान का हिस्सा उद्देशिका को मान लिया गया था, लेकिन बेरुवारी बाद जो 1960 में आया था तो इसमें जो है संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। 1960 में बेरुवारी बाद में जो है संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था उद्देशिका को। के बाद आपका आता है निम्नलिखित में से किस बात में उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम टेस्ट ऑफ यूनियन, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,
मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो एक आपका बाद था, एक उसमें जो केस था, तो उसके तहत जो है यहाँ पर जो है संविधान को का भाग मान लिया गया था उद्देशिका को। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संसद। यानी कि जो प्रतिबिंबित करता है उद्देशिका को, तो वो कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका। उद्देशिका से या प्रस्तावना से हमें स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य हमने बनाए हैं हमारे संविधान के, तो वो हमें प्रस्तावना से, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना या उसकी जो उद्देशिका है उसे पढ़ के हमें पता चल जाता है कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो हमारे यहाँ जो है न्याय की जो है 3 न्याय की व्यवस्था की गई है। 3 न्याय हमारे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका आता है राजनैतिक न्याय। तो ये 3 प्रकार के न्यायों की यहाँ पर वर्णना की है कि समाज में सब बराबर हैं, सबको जो है मतलब कि सब, किसी को जो है किसी के धर्म पे, जो किसी के जाति के हिसाब से जो है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को आर्थिक रूप से गरीब या अमीर के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा, यानी सबको राजनीतिक जो है लाभ या राजनीतिक जो भी पद हैं उनको ग्रहण करने का, या राजनीतिक जो भी फैसले हैं उनका सभी में जो है बराबर का अधिकार होगा। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चनों से देखा कि हमने उद्देशिका पर आधारित ये 30 क्वेश्चन लिए थे। इसके बाद हम जो है भारतीय संविधान पर आधारित अगले टॉपिक पर फिर से 30 क्वेश्चन लाएंगे, और आप उसमें आकलन करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपको इससे क्या होगा कि आपको ये चीजें रिकॉल होंगी, और जो आप भूल गए हैं या जो आप के धूल जम गई है जिन चीज़ों पे, उन पर जो है दोबारा से आपको जो है एक अनुमान लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप सुपर टेट या किसी भी वैकेंसी में जहां पर जो है जीएस यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर इन वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ाइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।